हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने देखा पिछले वीडियोस में संविधान सभा की कुछ समितियों के बारे में अध्ययन किया और संविधान सभा के बारे में समझा कि संविधान सभा का अस्तित्व कैसे बना, कैसे उसकी समितियों का गठन हुआ, कौन कौन लोग थे, समितियों के कुछ प्रमुख समितियों के कौन कौन से अध्यक्ष थे। आपने देखा होगा, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि संविधान एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था। तो आपने कल देखा था कि संविधान सभा के गठन का प्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया। लेकिन वह मिशन क्या हुआ, वो प्रस्ताव साकार रूप नहीं ले पाया और कुल मिलाकर संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। फिर आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत में संविधान सभा का गठन करना और एक अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है, तो कभी सवाल पूछा जाए इससे रिलेटेड कि संविधान सभा का गठन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कमीशन भारत आया, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन। खैर, आगे हम एक समिति की कल पिछले वीडियोस में एक समिति मिस हो रही थी, रह गई थी, तो आज हम एक समिति का अध्ययन करते हैं जो कि सारी समितियों में सबसे प्रमुख समिति है, जिसका नाम क्या है, प्रारूप समिति। सब लोग जानते होंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यहां से सवाल आने की क्या क्या चांस रहते हैं। देखेंगे प्रारूप समिति, और इसी प्रारूप समिति के मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। पहली बात, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे कुल, तो याद रखिएगा प्रारूप समिति जो बनाई गई थी वो 7 सदस्यीय थी, जिसको संविधान की रूपरेखा बनाने की, संविधान का मसौदा बनाने की, संविधान को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसमें कितने सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, देखिएगा एक बार, प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम हम देख सकते हैं रूपरेखा समिति। ठीक है, और इसी को बोल सकते हैं मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। मैंने आपको 4 नाम बताए, प्रारूप समिति, रूपरेखा समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति। इस समिति को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ड्राफ्टिंग देखिएगा, इसी प्रारूप समिति या रूपरेखा समिति या पांडुलेखन समिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आपसे सवाल आएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, उत्तर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिएगा, ये 7 सदस्यीय कमेटी है। कितने सदस्य, 7 सदस्य। इस समिति के हेड या मुखिया या अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर अंबेडकर साहब को। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बाकी के 6 क्या हो गए, फिर सदस्य हो गए। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम आते हैं। एक सदस्य का नाम, जो दूसरे सदस्य है, एन गोपाला स्वामी। ठीक है, एन गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, कन्हैया मणिकलाल मुंशी पूरा नाम है इनका। ठीक है, इसमें 2-3 फेमस है, अभी बताऊंगा आपको। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग से थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, एन माधव राव। अच्छा देखिए, मैंने ब्रैकेट में लिखा है बीएल मित्रा के स्थान पर। तो पहले जो छठे सदस्य थे वो कौन से थे, बीएल मित्रा। इन बीएल मित्रा के स्थान पर ही किसका चुनाव हुआ, एन माधव राव का। और लास्ट में एक सदस्य डीपी खेतान। इन डीपी खेतान का चयन किसके स्थान पर हुआ, टीटी कृष्णाचारी के स्थान पे होता है। तो इस समिति में सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सवाल यही बनता है पहला, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या किसके रूपरेखा, किसके प्रारूप के अंदर संविधान का निर्माण किया गया। तो आप उत्तर देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो है एक दो, जैसे के एम मुंशी कभी कभी पूछ लिया जाता है, के एम मुंशी का नाम टीटी कृष्णाचारी का, वरना इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है, अम्बेडकर साहब की, कि इनके दिशा निर्देशन में ही संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। ठीक है, अब देखिएगा, एक सवाल अक्सर आता है कि प्रारूप समिति को या संविधान के प्रारूप को किसने लिखा। फिर से सुनिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो अम्बेडकर साहब थे, लेकिन सवाल क्या है कि संविधान के प्रारूप को किसने लिखा। तो हम देखते हैं, सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, अर्थात संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था, वो बी.एन. राव। इनका पूरा नाम
इन बीएन राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था, जो कि संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। यहाँ याद ये रखना है कि जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार या पूरी संविधान सभा की किसी भी समिति के ये अध्यक्ष नहीं थे, ये किसी भी समिति से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि ये पूरे संविधान के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। और इनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई, कौन सी, कि संविधान का प्रारूप लिखना या संविधान का प्रारूप लेखन इनके निर्देशन में होता है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान का प्रारूप किसने लिखा, तो आप बताएंगे संविधान का प्रारूप बीएन राव या बेनेगल नरसिंह राव ने लिखा। ठीक है, और एक दो सवाल देखिएगा जो प्रारूप समिति से आ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि प्रारूप समिति का जो गठन, एक बात याद रखनी है, प्रारूप समिति का गठन कब होता है, प्रारूप समिति का गठन जो हुआ है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, एक दो सवाल और आते हैं कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि वो संविधान सभा के सदस्य बने होंगे। तो संविधान सभा के सदस्य, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, उनके जो निर्वाचित सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो सवाल ये आएगा कि किस प्रांत से चयन, डॉक्टर अंबेडकर साहब का किस प्रांत से चयन हुआ, संविधान सभा में उनकी एंट्री भारत के किस प्रांत से होती। तो आप याद रखिएगा, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो पहले जो चुनाव संविधान सभा का लड़ते हैं वो कहां से लड़ते हैं, बंबई प्रांत से। अर्थात संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होना था, उस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर साहब कहां से चुनाव लड़ते हैं, बंबई प्रांत से चुनाव लड़ते हैं। कहां से लड़ते हैं, बंबई प्रांत से। लेकिन ये थोड़ी सी यहाँ एक समस्या क्रिएट होती है कि बंबई प्रांत से चुनाव क्या होती है, वो हार जाते हैं। बंबई प्रांत से क्या होते हैं कि चुनाव को वो हार जाते हैं। फिर देन उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए जो संविधान सभा जो निर्मित हुई थी, उसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र साहब थे, और सब लोग ये चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिभा को ध्यान में रखते उनको संविधान सभा में लाना चाहते थे कि इनका योगदान संविधान के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इनको कहीं ना कहीं से जो है संविधान सभा में शामिल किया जाए। तो फिर एक बंगाल प्रांत होता है, कौन सा, बंगाल। फिर ये बंगाल प्रांत से चुनाव लड़ते हैं और बंगाल प्रांत से जीतकर संविधान सभा में इनकी एंट्री होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो पहले आप याद रखिएगा, बंबई प्रांत से पहले चुनाव लड़े, फिर हारे, फिर इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा, संविधान सभा के लिए बंगाल प्रांत से चुनाव लड़ा। अब यहाँ एक थोड़ा सा और हम डीप जाने का प्रयास करेंगे कि बंगाल प्रांत जो था, जहां से जिस सीट से ये चुनाव लड़े, वो एक्चुअली पूर्वी बंगाल का हिस्सा था। और जब पाकिस्तान का निर्माण होता है या भारत का जो विभाजन होता है, तो ये पूर्वी बंगाल कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। तो फिर से एक समस्या क्रिएट होती है कि जिस सीट से ये चुनाव लड़के आए थे, वो सीट कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। तो फिर उनको कहाँ से चुनाव लड़ाया गया, फिर बंबई प्रांत से एक सीट खाली करवा के, और वहां पर बंबई प्रांत से की एंट्री, फिर से चुनाव जीतते बंबई प्रांत से और आते। तो ऑप्शन में या तो बंबई प्रांत होगा या बंगाल प्रांत होगा। तो आप फाइनली जो इन्होंने लंबे समय तक संविधान सभा के या प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम किया, वो किस प्रांत से चुन के आते हैं, बंबई प्रांत से। ठीक है, फाइनली जब लास्ट में इनका उन्होंने चुनाव जीतते, कहां से जीतते, बंबई प्रांत से। ठीक है, और तो एक दो बातें याद रखनी है कि इन्हें जो है भारत के संविधान का क्या कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि प्रारूप पूरा इन्हीं के कुशल निर्देशन में तैयार हुआ, और पूरी ड्राफ्टिंग, पूरी जो रूपरेखा संविधान की तैयार होनी थी, उसमें इनका जो है बेहद योगदान है, इसीलिए इनको संविधान का निर्माता कहा गया। और यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और भारत का उनको राष्ट्रपति चुना जाता है,
और उसी दिन जो है अभी आप देखेंगे कि मैं बताऊंगा संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो सबसे जो आखिरी अधिवेशन हो रहा है वो कब हो रहा है? 24 जनवरी 1950 को। तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं ये बात कहते हैं कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर कोई विशेष कार्य नहीं किया, बस मेरा एक विशेष कार्य यह था कि मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया और इनके कुशल निर्देशन में एक अच्छा संविधान बनके तैयार होता है। ठीक है, देखिएगा संविधान सभा से एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा ने कुल कितने समय में जो है संविधान का निर्माण किया। तो आप याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को कब बैठक हो रही है? 9 दिसंबर संविधान सभा का पहला अधिवेशन या पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को। और आखिरी बैठक कब होगी? 24 जनवरी 1950 को। तो कुल आप देखेंगे कि ये पहला अधिवेशन होता है, ये 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक है इसको प्रथम अधिवेशन बोला जाता है। और इस अधिवेशन का क्रम कौन सा है? 12वां अधिवेशन। और बीच में एक तारीख आपको याद रखनी है, 26 नवंबर 1949। तो अब आपको मैं दिखाता हूं ये पहला अधिवेशन था और ये जो लास्ट जिस दिन संविधान बनके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पारित होता है। देखते हैं कि संविधान सभा में जो संविधान बनके तैयार हुआ कुल कितने अधिवेशन हुए। ये संख्या पूछी जाती है कि संविधान निर्माण में संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, या कुल कितने अधिवेशन हुए, या कुल कितने दिन में संविधान बनके तैयार हुआ। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा मैंने लिखा है कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? 12। आपको कुछ बुक्स में क्या मिल जाएगा कि संविधान सभा के जो कुल अधिवेशन कितने हुए या संविधान बनने के क्रम में कुल अधिवेशनों की संख्या कितनी है? 11। कुछ बुक्स में 11 लिखा मिलेगा, कुछ बुक्स में 12 लिखा मिलेगा, लेकिन सही उत्तर क्या है कि संविधान के कुल अधिवेशन की संख्या कितनी है? 12। देखते कैसे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है या जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन है वो कब हो रहा है? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन या पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। ठीक है, और संविधान सभा का जो संविधान सभा की आप ऐसे समझिएगा कि ये तो हो गया संविधान सभा का पहला अधिवेशन, और संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन है वो देखिएगा 12वां अधिवेशन कब हो रहा है? 24 जनवरी 1950 को। कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है, उससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है। उस अंतिम बैठक में संविधान सभा के जो उस दिन उपस्थित सदस्य संख्या थी 284 सदस्य उस संविधान पे जो बनके तैयार हुआ उसको क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं और उस दिन संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, कहते हैं कि पारित हो गया, पूर्ण रूप से पारित कब हो रहा है? 24 जनवरी 1950 को। यह भी एक सवाल आता है कि संविधान सभा पर संविधान पर जो निर्मित संविधान है उस पर संविधान सभा के अंतिम हस्ताक्षर कब हुए? तो याद रखिएगा अंतिम हस्ताक्षर किस दिन हो रहे हैं? 24 जनवरी 1950 को। और ये देखिए कौन सा अधिवेशन है? 12वां अधिवेशन बोलते हैं इसको, अंतिम अधिवेशन आप बोलते हैं। और इसी दिन जो है आपको देखने को मिलता है 24 जनवरी 1950 को कि सर्वसम्मति से संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति मनोनीत करती है। पहले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, क्या होता है? संविधान सभा उस टाइम संसद का कार्य करने लगती है और एज ए संसद जो है मनोनीत करती है सर्वसम्मति से किसको? डॉक्टर जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्हीं को भारत का पहला राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को। साथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इन सबको स्वीकार किया जाता है कि भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा होगा और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को स्वीकार किया जाता है और राष्ट्रगीत 26 तारीख को होता है। खैर, तो हमने देखा पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। अब आप देखेंगे जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बुक्स में क्या लिखा मिलता है? 11 अधिवेशन। तो देखेंगे 11वां अधिवेशन का तात्पर्य यहाँ यह है कि जिस दिन संविधान 26 नवंबर 1949 की तारीख मैंने लिखी और 26 नवंबर 1949 को क्या हो रहा है? संविधान बनके तैयार हो रहा है। ठीक है, संविधान क्या हुआ? बनके तैयार हुआ, या बोलते हैं इस दिन क्या हुआ? संविधान अंगीकृत कब हुआ? सवाल देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो रहा है? अंगीकृत हो रहा है। संविधान के कुछ अनुच्छेद, लगभग 15 अनुच्छेदों को
26 नवंबर 1949 के ही दिन क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। जैसे नागरिकता से संबंधित, आपातकाल से संबंधित, अंतरिम संसद से संबंधित कुछ आर्टिकल्स को 26 नवंबर 49 को लागू कर दिए जाते हैं, और बाकी के सारे अनुच्छेद लगभग 300 जो पूर्ण 395 अनुच्छेद बन के तैयार होते हैं, वो कब लागू होते हैं, आपके 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो अब आप देखेंगे कि पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, ये जिस दिन बनके तैयार हुआ, जिस दिन अंगीकृत हुआ, जिस दिन पारित हुआ, क्या हुआ, पारित। तो ये अधिवेशन कौन सा हो गया, 11वां अधिवेशन, और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को। तो आप देखते हैं कुल अधिवेशन की संख्या कितनी है, आपकी कितनी हो गई, 12। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, और ये 26 नवंबर को संविधान क्या हो रहा है, बनके तैयार हो रहा है। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा, आपको ये डेट ये देखिएगा, 2 वर्ष 2 ईयर, संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान, कुल संविधान के बनने में समय लगता है। तो ये टाइमिंग कब से जोड़ी जाती है, ये टाइमिंग जोड़ी जाती है संविधान सभा की पहली बैठक से। तो आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 से, और लास्ट में बनके किस दिन तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो आप देखेंगे, आप 9 दिसंबर 1946 से जोड़िएगा जरा 26 नवंबर 1949, तो टाइम कितना लगे, निकल के आएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और एक बात यहां याद रखनी है कि चूंकि 26 नवंबर 1949 में संविधान बनके तैयार हो गया, इसलिए 26 नवंबर के दिन को विधि दिवस, छब्बीस नवंबर के दिन को विधि दिवस या संविधान दिवस, छब्बीस नवंबर को ही विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान दिवस जब भी पूछा जाएगा कि संविधान दिवस किस दिन है, विधि दिवस किस दिन है, तो याद आ जाता है कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसलिए सही उत्तर बता देते हैं 26 जनवरी। और इस टाइप का सवाल आता है तो ऑप्शन में जानबूझ के 26 जनवरी रखा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जिस दिन संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और जिस दिन अंगीकृत माना जाता है उस दिन, तो याद रखेंगे कि 26 नवंबर को ही आप विधि दिवस, भारत में विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। एक दो पॉइंट और संविधान सभा से आप याद रखने के लिए देखिएगा कि कुल अधिवेशन की संख्या कितनी हो गई, 12 अधिवेशन। कुल कितने दिन बैठक हुई, अब ऐसा नहीं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन अधिवेशन बनके तैयार होता है 12 अधिवेशन, तो ऐसा नहीं है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान सभा बैठी रहेगी, अब रोज का काम होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कुल जो दिन है बैठकों की संख्या के वो कितने हैं, 165। कुल कितने दिन बैठक चली, 165 दिन बैठक चली। अधिवेशन 12 होते हैं और कुल बैठकों की संख्या कितनी है, अर्थात कुल कितने दिन संविधान के सभा बैठती है, तो याद रखिएगा 165 दिन। और लगभग संविधान बनने में जो धनराशि खर्च हुई थी उसका डाटा लगभग 64 लाख रुपए निकल के आया कि लगभग संविधान निर्माण में जो संविधान तैयार हुआ इसमें लगभग 64 लाख करीब रुपए खर्च हो गया। एक दो सवाल और आप समझ सकते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो कुल महिलाओं की संख्या याद रखिएगा कि 15 महिलाएं संविधान सभा में एज ए सदस्य चुनी गई थी। ठीक है, 15 कुल महिलाओं की संख्या हो गई। और कुल सदस्य संख्या कितनी थी, मैंने बताया होगा कि संविधान सभा में कुल कितने थे, 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था, जिसमें 73 मुस्लिमों के थे और जो है 200 आप, लेकिन मुस्लिम आप देखिएगा अभी अब मैंने जब समिति बताई थी तो उसमें एक मुस्लिम सदस्य का जिक्र किया था, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन होता है, पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो इस क्रम में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान सभा में उपस्थित नहीं रहा या उसका योगदान नहीं रहा। ठीक है, और एक सवाल और याद रख सकते हैं कि एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी, तो याद रखेंगे एक नाम, बेगम
ये बेगम अयूब रियाज एकमात्र संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य के तौर पर शामिल थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनके तैयार किया। और आप एक यहाँ और सवाल आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो कुल संविधान के अंतर्गत कितने अनुच्छेद या कितने भाग, कितनी अनुसूचियां थी, तो आप याद रखिएगा कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल, कितने अनुच्छेद 395। देखिए जो कुल मूल अनुच्छेद थे, मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395 अनुच्छेद बनके तैयार होते हैं। और कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 भाग बनके तैयार होते हैं। और कुल अनुसूची की संख्या कितनी है? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। आज भी मूल संविधान, आज जैसे आज वर्तमान संख्या की दृष्टि से देखें तो कंपेयर करते हैं थोड़ा सा कि आज भी संविधान में जो मूल अनुच्छेदों की संख्या वो कितनी है? 395। अर्थात आज भी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से लगभग डाटा निकल के आता है 465 का। जैसे आप देखते हैं कि एक आर्टिकल 21 को देखते हैं तो जो आर्टिकल 21 है वो मूल अनुच्छेद है और उसी में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A, जिसको आप राइट टू एजुकेशन के तौर पे जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मूल अधिकार 21 का। तो ऐसे ही किसी न किसी आर्टिकल, मूल आर्टिकल के अंतर्गत कोई दूसरा आर्टिकल डाला गया। तो ऐसे मूल आर्टिकल, मूल संख्या 395, संख्या की दृष्टि से कितने आर्टिकल हो गए? 465। अब जरा भाग पे चर्चा करते हैं कि मूल भागों की संख्या कितनी है जो संविधान सभा ने बना के तैयार करे। मूल भाग कितने थे आपके? 22। आज संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भागों की संख्या कितनी हो गई? 26। अर्थात 4 भाग और जुड़ गए। जैसे आपका 4 का जुड़ गया, एक 9 का और 9 खा और 14 का, ये 4। अब जब हम भाग पढ़ेंगे तब डिटेल से देखेंगे उसको कि कौन कौन से भाग जुड़ते हैं, मूल कौन से थे और जो जुड़े हुए थे कितने थे। अनुसूची देखिएगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। ठीक है, तो अब आपका यदि सवाल इससे आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मूल संविधान में आज भी कितने हैं? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। मूल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, न कि 8। लेकिन मूल संविधान में भाग आज भी मूल 22 हैं, लेकिन का खा करके ऐसे करके संख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो 26 भाग है। मूल अनुच्छेद आज भी 395 है, लेकिन संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो कितने वो निकल के आते हैं? 465 के करीब। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमने आज संविधान सभा को पढ़ा और संविधान सभा का विस्तृत अध्ययन किया और हमने प्रयास किया कि संविधान सभा से आपका कोई सवाल छूटे ना। जहां से भी संविधान सभा से क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निरंतर वीडियोस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। आप पिछले वीडियोस को देखें ताकि एक आप मैटर को कनेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं है कि आज आप पहली बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आप जो पिछले वीडियोस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या जियोग्राफी से रिलेटेड पढ़े हुए हैं तो उनको आप देखें ताकि जो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड हो तो वो आप उसको अच्छे से समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके पास जो है चैनल तक पहुंच ना हो, चैनल के बारे में जिनको जानकारी ना हो, तो वो चैनल से जुड़ सकें और उन तक भी वीडियोस पहुंच सकें। और मोटिवेशन संस्था का करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो घंटी वाला चिन्ह है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।